हेलो हाय वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आपका अपने चैनल माय एजुकेशन अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। सबको राधे राधे, गुड इवनिंग, जय शिव शंभू, जय महाकाल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने एग्ज़ाम की बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। हाँ तो भैया सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाँ जी, सबको गुड इवनिंग। हाँ तो सब लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाएंगे और अपने सेक्शन को ज्वाइन करेंगे। आज टॉप 50 प्रश्न हैं और आपके जितने भी कम से कम 8 से 10 प्रश्न इन्हीं मनोवैज्ञानिकों से बन जाते हैं आपके, तो सारा आपका कवर कर लेंगे आज ही, ठीक है। हाँ तो भैया सब लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाएंगे। हाँ जी, गुड इवनिंग राजू, गुड इवनिंग। ओके। हाँ जी भैया सब लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाएंगे, फिर हम अपना सेक्शन शुरू करते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी सब लोग आ जाएंगे लाइव, फिर सेक्शन शुरू करते हैं अपना, ठीक है। ओके, क्योंकि सारे क्वेश्चन हैं आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट। और हाँ जी, एक भी प्रश्न छूटता है तो सही नहीं है। हाँ तो सबसे पहला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? यानी कि पूर्व संक्रियात्मक ये किसने दी है? जीन पियाजे साहब ने दी है। जीन पियाजे साहब की दी हुई ये अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक, सेकंड वाली अवस्था है जो 2 से आपकी 7 वर्ष के बीच में होती है। ये कह रहा है विचार की एक सीमा नहीं है, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक विचार की कौन सी एक सीमा नहीं है, बताएंगे आप लोग। क्या बच्चा प्रतीकात्मक विचार का विकास नहीं होता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में? क्या आपका अहम मान्यता नहीं होता बच्चा, ईगोसेंट्रिज्म नहीं होता इसमें, या उत्क्रमणीयता नहीं होती बच्चे में, या ऑप्शन नंबर 4 है ध्यान करने की प्रवृत्ति नहीं होती? आप बताएंगे पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है इनमें से। यानी कि बच्चा जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, जीन पियाजे साहब ने क्या बताया, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बताया है, जो कि आपकी अवस्थाओं में सेकंड वाली अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पहली होती है इंद्रियजन्य गामक अवस्था, ठीक है, जो होती है आपकी 0 से 2। उसके बाद होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 होती है आपकी। उसके बाद होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 होती है। देन उसके बाद होती है आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 होती है, ठीक है भैया। तो पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है उसकी एक सीमा कौन सी नहीं है, आप लोग बताएंगे। हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल। क्या बच्चा अहम अहम मान्यता नहीं होता? क्या ईगोसेंट्रिज्म नहीं होता? बिल्कुल होता है, ठीक है, बिल्कुल होता है। बच्चा ये कहता है भैया मैं तो बड़ा हो गया, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बच्चे में अहम आ जाता है, बिल्कुल। अनुत्क्रमणीयता नहीं होती? बिल्कुल होती है। क्या बच्चा ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति नहीं होती? बिल्कुल होती है। लेकिन कैसे होती है? कोई इतनी बड़ी चीज देख रहा है वो, ठीक है, उसकी बस एक ही चीज पर उसका ध्यान केंद्रित होगा। जैसे कि ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति कैसे होती है कि जैसे कि फोन है, फोन में बच्चे को यूट्यूब चलाना है, सिर्फ एक चीज पर ही ध्यान केंद्रित करेगा, हुल यानी कि पूरी चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं करेगा, ठीक है। सिर्फ वस्तु की एक ही चीज पर जब ध्यान केंद्रित होता है तो वो कौन सी अवस्था होती है, कौन सी वाली अवस्था में होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। प्रतीकात्मक विचार का विकास यही नहीं होता कौन सी वाली अवस्था में? प्रतीकात्मक विचार यानी कि सिंबॉलिक थॉट नहीं आते बच्चे में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है किसके बजाय? किस किस में? आकार और मूर्त परकता में भिन्न होता है, प्रकार और मात्रा में भिन्न होता है, आकार और किस्म में भिन्न होता है, मात्रा और प्रकार में भिन्न होता है, बताएंगे आप। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है।
हाँ जी, बिल्कुल भैया। किसमें भिन्न होता है? किसमें? यानी कि जो वयस्कों से चिंतन होता है बच्चों का, वो गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। यानी कि आकार और किस्म, यानी कि साइज और टाइप्स दोनों में भिन्न होता है पियाजे के अनुसार बच्चों का जो चिंतन होता है बड़ों से। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? यानी कि क्या है आधारभूत सहायता का उदाहरण? शिक्षार्थी को प्रेरित करने वाले भाषण देने चाहिए क्या? ऑप्शन नंबर 2 है प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए गए स्पष्टीकरण देना। ऑप्शन नंबर 3 है मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देने चाहिए बच्चों को। या ऑप्शन नंबर लास्ट है आपका अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों में प्रश्न पूछना। बताएंगे आपका कौन सा वाला सही होगा? निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक उदाहरण है? हाँ जी, बिल्कुल। क्या बच्चे को भाषण देंगे, लेक्चर मेथड अपनाएंगे बच्चे के लिए? बिल्कुल नहीं भैया। छोटा सा बच्चा है, उसको प्रेरित करने, देखो बच्चा प्रेरित हो जाएगा। ये प्रेरित यानी कि मोटिवेट करने वाले भाषण जो होते हैं ना, भाषण लेक्चर्स, ये बड़ों के लिए काम आते हैं, छोटे बच्चों के लिए नहीं। ठीक है। और आपको बता दूं मैं, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए गए स्पष्टीकरण देना, यानी कि अगर कोई बच्चा प्रश्न पूछ रहा है उसे बढ़ावा दिए स्पष्टीकरण देना, यानी कि उसको स्पष्टीकरण करेंगे किसी चीज का। मूर्त अमूर्त उपहार देंगे? बिल्कुल नहीं भैया। क्या करेंगे? अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जैसे कि नाजुक स्थितियां पूछेंगे आप, मैम नाजुक स्थितियां होती हैं भैया, जैसे कि बच्चा क्लास नीरस हो रही है, पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं लग रहा, तब आप प्रश्न पूछ सकते हैं। पढ़ाई को एकदम बच्चों का पढ़ाई की तरफ रुचि उत्पन्न करने के लिए आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है। या हो सकता है बच्चे का मन ना हो पढ़ाई के लिए, या बच्चा पढ़ना ना चाहता हो। ठीक है। तो आप ऐसी स्थिति में बच्चे को प्रश्न पूछ सकते हैं। तो क्लास का माहौल चेंज करने के लिए आप एक क्वेश्चन पुटअप करते हैं, यानी कि नाजुक स्थितियों में प्रश्न पूछ सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, ओके, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बताएंगे भैया? इस मार्गदर्शन को क्या पूर्व क्रियात्मक चिंतन कहेंगे, या समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहेंगे, या सहारा देना स्कैफोल्डिंग कहेंगे, या पार्श्वकरण कहेंगे? बताएंगे इस वाली स्थिति को क्या कहेंगे? हाँ, बताएंगे भैया क्या कहेंगे? यानी कि अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर पा रही, यानी कि वो कोई काम नहीं कर पा रही है, फिर भी अगर कोई बड़ा उसकी हेल्प कर देता है, मार्गदर्शन कर देता है, तो वह उस स्थिति में उस काम को कर लेती है। तो इस मार्गदर्शन को, या जो बड़े द्वारा पुष्पा को हेल्प दी जा रही है, उसको क्या कहेंगे मेरे भाई? उसको कहेंगे क्या पूर्व क्रियात्मक चिंतन कहेंगे, क्या समीपस्थ विकास जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहेंगे, या आपका सहारा देना कहेंगे, या पार्श्वकरण कहेंगे? बताएंगे क्या कहेंगे उस वाले हेल्प को? जी बताएंगे इसका आप आंसर। बिल्कुल, उसे क्या कहेंगे? इसका फोल्डिंग या सहारा देना। ठीक है। समीपस्थ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है आपकी जो आप जो ला सकते थे, आप 70 नंबर ला सकते थे। किसी बड़े द्वारा आपकी जब हेल्प की गई तो आप कितने नंबर ला पाए? आप 120 नंबर ला पाए। जो इसके बीच का जो क्षेत्र होता है ना, वो होता है आपका ZVD, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के द्वारा दिया गया चरण और विशेषता का सही युग्म है? यानी कि पियाजे ने एक विशेषता बताई है, इसमें कौन सा सही युग्म है आप बताएंगे आप लोग मुझे। चरण अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा विशेष परिपक्वता, परिकल्पनात्मक हो जाता है और निगमनात्मक सोच होती है। क्या यह सही है आपका? ऑप्शन नंबर 2 है आपका ये एक स्टेज होती है आपकी संवेदी गामक अवस्था या संवेदी चरण,
ठीक है। विशेषता प्रतीकात्मक सोच होती है क्या बच्चे की इसमें। ऑप्शन नंबर 4 है, थर्ड है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा विशेषता संरक्षण जानता है, या ऑप्शन नंबर डी है आपका चरण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था विशेषता होती है अमूर्त तर्क करता है। बताएंगे आपको कौन सा वाला आपके सही है इसमें पियाजे के चरण में, बताएंगे कौन सा वाला सही है आपका इसमें। बताएंगे भैया क्या कौन सा सही है आपका इसमें, कौन सा युग्म सही है। बिल्कुल अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या बच्चा विशेष परिकल्पनात्मक या निगमनात्मक सोच हो जाती है बच्चे की, क्या संवेदीगामक अवस्था में प्रतीकात्मक सोच होती है बच्चे की, या आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विशेष संरक्षण जानता है बच्चा, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था अमूर्त तर्क करता है। बिल्कुल मेरे भाई, जो चरण अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है उसकी विशेषता परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए। क्या वर्गीकरण के मौके देना, क्या उसको वर्गीकरण के मौके नहीं देना चाहिए, या ऑप्शन नंबर बी है आपका ऐसी समस्या देना जिसमें अमूर्तता की आवश्यकता हो, या ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका क्रमित करने के कार्य देना, या ऑप्शन नंबर 4 है मूर्त संसाधन देना। बताएंगे कौन सा वाला सही है आपका इसमें। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे को पढ़ाते समय एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, गुड इवनिंग पिंकी। बताएंगे कौन सा वाला सही है आपका इसमें। क्या नहीं करना चाहिए ये बताना है आपको। अमूर्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है बच्चा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी कब से कब तक होती है, 7 से लेकर कब तक होती है, 7 से 11 होती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और शिक्षिका को पढ़ाते समय क्या नहीं करना चाहिए इस वाली अवस्था में, बताएंगे आप लोग। क्या बच्चे को वर्गीकरण के मौके नहीं देगी, बिल्कुल देगी, लेकिन ये कह रहा है कौन सा नहीं करना चाहिए। ये तो सही बात है भैया, ये तो होगा नहीं। ठीक है, देन उसके बाद चलेंगे ऐसी समस्या देना जिसमें अमूर्तता की आवश्यकता हो। क्या बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त सोच रखता है। नहीं भैया, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा सिर्फ मूर्त चिंतन, यानी कि जो चीज दिख रही है, जो चीज दिख रही है उस पर ही चिंतन करेगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कभी भी अमूर्तता की आवश्यकता नहीं होती। अमूर्तता का मतलब होता है जो चीज ना दिखे। तो अमूर्त चिंतन कौन सी वाली अवस्था में करता है बच्चा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, कौन सी में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है बच्चा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये अमूर्तता की आवश्यकता कब होती है, अमूर्त संक्रियात्मक या अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं। संरक्षण बच्चा किस अवस्था में कर पाता है। क्या सांवेदिक पेशी अवस्था में, ठीक है, या सेंसरी मोटर स्टेज में कर पाता है बच्चा संरक्षण, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कर पाता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में कर पाता है, या आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में कर पाता है, या आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, बताएंगे भैया कौन सा वाला आपका बच्चा संज्ञानात्मक विचार में पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चा संरक्षण संरक्षण कौन सी वाली अवस्था में कर पाएगा, बताएंगे आप लोग।
बताएंगे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, कौन सी वाली अवस्था में कर पाते हैं बच्चे संरक्षण? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। कौन सी वाली में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जो आपकी 7 से 11 तक होती है। ठीक है, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा संरक्षण करना सीखता है। इस वाली और इस वाली स्टेज में बच्चे में संरक्षण का कोई भी भाव नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। यानी कि बच्ची है छोटी, उसने कोई घोड़ा देखा और घोड़े को देखकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? ठीक है, क्या किसका उदाहरण है? क्या आत्मसात्करण समावेशन का उदाहरण है? एसिमिलाइजेशन का उदाहरण है ये? क्या प्रतीकात्मकता का उदाहरण है? या आपका पदार्थ स्थायित्व का उदाहरण है? या स्थगित अनुकरण का उदाहरण है? बताएंगे कौन सा वाला सही है आपका, बताएंगे। एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बच्ची है, वो बोली वाह इतना बड़ा कुत्ता। यानी कि क्यों बोली इतना बड़ा कुत्ता? क्योंकि भैया कुत्ते के भी 4 पैर होते हैं, घोड़े के भी 4 पैर होते हैं, कुत्ते की भी पूंछ होती है, घोड़े की भी पूंछ होती है, सब कुछ ठीक है। तो क्यों बोली थी वो, किसकी वजह से बोली थी? क्या आपकी प्रतीकात्मकता होती की वजह से बोली थी, या पदार्थ स्थायित्व की वजह से बोली थी, या आस्थगित अनुकरण की वजह से बोली थी? बताएंगे आप लोग। ए, ओके, पिंकी ए बता रही हैं और आपकी श्वेता बता रही हैं सी। ओके, देखिए कौन सा बच्चा क्या होता है, ये वाली जो स्टेज में बच्चा क्या करता है, चीज़ों को सीख तो लेता है, ठीक है, लेकिन उसमें चेंजेस नहीं कर पाता। ठीक है, तो घोड़े को देखकर उसने मतलब कुत्ते के बारे में सीखा तो सही, और घोड़े के बारे में भी सीखा कि हाँ जी घोड़े के भी 4 पैर होते हैं और कुत्ते के भी 4 पैर होते हैं, घोड़ा कुत्ता सेम होते होंगे, कुत्ते घोड़े को भी कुत्ता ही बोलते होंगे। ठीक है, उसने क्या है अपने ज्ञान में चेंज नहीं किया। ठीक है, जो उसका पूर्व ज्ञान था उसने उसमें कोई भी चेंज नहीं किया और नए को अपना लिया। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। यानी कि एक घोड़े को देखकर 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? आत्मसातीकरण या समावेशन का, यानी कि एसिमिलाइजेशन। अब आप पूछेंगे मैम ये क्या होता है आत्मसातीकरण या एसिमिलाइजेशन? भैया ये होता है आपका न्यू, यानी कि उसने घोड़े को न्यू ज्ञान को अपना तो लिया, लेकिन जो इसका ओल्ड ज्ञान था ना उसमें कोई भी चेंज नहीं किया। उसने ये चेंज नहीं किया, ओल्ड ज्ञान जो उसका डॉगी वाला जो ज्ञान था उसने ये चेंज नहीं किया नए को अपनाते समय कि ये भैया ये डॉगी नहीं है, घोड़ा है। इसने घोड़े को देखकर भी डॉगी बोल दिया। यानी कि जब हम कोई चीज़ नई अपना लेते हैं, न्यू को अपनाते हैं, तो ओल्ड में चेंज नहीं करते, तो वो क्या होता है आपका? आत्मसातीकरण होता है या समावेशन होता है। देन इसके बाद एक तो ये होता है, देन उसके बाद क्या होता है? सेकंड पॉइंट बताते हैं जीन पियाजेची बताते हैं समावेशन समायोजन। ठीक है, वो क्या होता है? या आपका समायोजन वो क्या होता है भैया? ओल्ड को भी सीख लिया उन्होंने और न्यू को भी सीख लिया, लेकिन ओल्ड में क्या कर दिया? चेंज कर दिया। उन्होंने क्या चेंज किया ओल्ड में? कि जो ओल्ड में कैसे चेंज करेंगे कि जो ओल्ड में जो कुत्ता था, डॉगी का ज्ञान था कि उनको पता है भैया डॉगी तो भौं भौं करता है, ये डॉगी होता है जो भौं भौं करता है। और उन्होंने जो न्यू अपनाया है घोड़े के बारे में, ये तो घोड़ा है, घोड़ा दौड़ता है। तो उन्होंने घोड़े के बारे में अलग प्रतिक्रिया बनाई, कुत्ते के बारे में अलग प्रतिक्रिया बनाई कि ये कुत्ता अलग होता है, घोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो ये होता है समायोजना। यानी कि एक होता है समावेशन, न्यू को अपना लेंगे लेकिन ओल्ड में कोई चेंज नहीं करेंगे। एक होती है समायोजना या आपका, ठीक है, बिल्कुल समायोजन भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, अमूर्त संक्रियात्मक चरण के विद्यार्थी के लिए शिक्षिका को पदानुक्रम संबंधों को दर्शाने के लिए आरेख का प्रयोग करना चाहिए।
एक मिनट रुकिए। अमूर्त संक्रियात्मक चरण के विद्यार्थी के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए बताएंगे आप लोग। क्या पदानुक्रम संबंधों को दर्शाने के लिए आरेख का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड है परिकल्पनात्मक सोच को विकसित करने के लिए समस्या प्रस्तुत रखनी चाहिए, करनी चाहिए, यहाँ पे करनी चाहिए आएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड है अमूर्त समस्या नहीं प्रस्तुत करनी चाहिए। ठीक है, और आपका ऑप्शन नंबर 4 है आपका समस्या को सुलझाने और वैज्ञानिक तर्क देने के मौके मुहैया कराने चाहिए। बताएंगे अमूर्त संक्रियात्मक चरण में शिक्षिका को क्या क्या करना चाहिए। क्या फर्स्ट थर्ड या फोर्थ सही है, सेकंड थर्ड फोर्थ सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, या फर्स्ट सेकंड फोर्थ सही है आपका। बताएंगे कौन सा वाला सही है। हाँ जी, बताएंगे सब लोग कौन सा सही हो सकता है, इसमें कौन सा सही है। देखिए अमूर्त संक्रियात्मक चरण का बच्चा है, यानी कि कितना 11 से ऊपर वाला बच्चा है, 11 से 15 वाली बीच वाली एज में है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा। ठीक है, तो शिक्षिका को क्या पदानुक्रम संबंधों को दर्शाने के लिए आरेख का यूज करना चाहिए। बिल्कुल कर सकती है, बच्चा बड़ा हो चुका है, आरेख का यूज कर सकती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्या परिकल्पनात्मक सोच को विकसित करने के लिए समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए। क्या परिकल्पनात्मक सोच के लिए समस्या उत्पन्न करेगी। नहीं भैया, ऐसा नहीं करना। ठीक है, उनमें परिकल्पनात्मक सोच अपने आप उत्पन्न हो चुकी है, समस्या उत्पन्न करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड है अमूर्त समस्याएं प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए। क्या अमूर्त समस्याएं प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, समस्या तो उत्पन्न बच्चे के सामने करनी ही नहीं है। ठीक है, समस्याओं को, ये वाला बिल्कुल सही है, ये वाला भी सही था आपका। समस्या को सुलझाने और वैज्ञानिक तर्क देने के मौके मुहैया कराने चाहिए, बिल्कुल करानी चाहिए। ठीक है, बच्चे के सामने समस्या हमें नहीं रखनी है। ठीक है, बच्चे के सामने समस्या नहीं रखनी है, बिल्कुल सही बात है। ये कह रही है इसमें समस्या रखनी चाहिए, इसलिए इसमें गलत हो गया है। ये कह रही है समस्या प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 4 भी सही है और ये भी सही है, यानी कि फर्स्ट थर्ड और 4 हमारे बिल्कुल सही है। देख लेते हैं कौन से वाले में है। हाँ जी, बिल्कुल पहले में ही मिल गए, फर्स्ट थर्ड और 4 बिल्कुल राइट आंसर है आपका। दोनों का है भैया कंबाइंड ये। किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बताएंगे कौन किसका सिद्धांत है, किसका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है जिसमें भाषा है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या लेव वाइगोत्स्की के में निभाती है, क्या जीन पियाजे जी के में निभाती है, या होवर्ड गार्डनर साहब हैं, या लॉरेंस कोहलबर्ग हैं। बताएंगे आप लोग कौन सा वाला सही है इसमें। किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सब लोग जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे। ए लेव वाइगोत्स्की का, और सबसे पहले बताया है ये आपका क्यूट गर्ल ने बताया है। बिल्कुल बिल्कुल क्यूट गर्ल ने बिल्कुल सही बताया है। लेव वाइगोत्स्की साहब कहते हैं, यानी कि लेव वाइगोत्स्की साहब के का कहना है कि बच्चे में पहले भाषा यानी कि लैंग्वेज का जन्म होता है, देन उसके बाद बच्चे में विकास होता है। ठीक है, बच्चे में क्या पहले भाषा आती है, समाज से बच्चा पहले भाषा अर्जित करता है। ठीक है, उसके बाद उसका डेवलपमेंट होता है। लेकिन जीन पियाजे जी क्या कहते हैं, बच्चे का पहले विकास होता है, बच्चे में पहले डेवलपमेंट होता है, देन उसके बाद क्या है, भाषा आती है। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर जी का बहुबुद्धि सिद्धांत है। कोहलबर्ग का कौन सा सिद्धांत है आपका। एक मिनट रुकिए, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है। कौन सा, नैतिक विकास का सिद्धांत है। ठीक है, आया समझ में कौन सा वाला। लेव वाइगोत्स्की आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थी को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है।
यानी कि कौन से परिप्रेक्ष्य यह कह सकता है, कौन से लोग ये कहते हैं कि बच्चे को सीखने के लिए ठोस प्रलोभन और पुरस्कार द्वारा सिखाया जा सकता है, अभिप्रेरित किया जा सकता है? क्या मानववादी कहते हैं, या व्यवहारवादी, या संज्ञानवादी, या सामाजिकवादी? बताएंगे कौन सा वाला सही है आपका। निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि बच्चे को ठोस प्रलोभनों द्वारा पुरस्कारों विद्यार्थी को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है? बताएंगे कौन सा वाला सही है आपका इसमें। बिल्कुल। कौन कहते हैं व्यवहारवादी, कौन कहते हैं व्यवहारवादी, यानी कि जो बिहेवियरल वाले होते हैं वो पुरस्कार और दंड दोनों को ही अभिप्रेत का एक साधन मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थी के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? बताएंगे किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? क्या प्रतियोगिता और संज्ञान को स्पष्ट करता है, या संज्ञान और संवेग को स्पष्ट करता है, या आपका आनुवंशिकता और निष्पादन को आप बताता है, या आनुवंशिकता और वातावरण को बताता है? बताएंगे आप लोग यह संबंध किस प्रकार से स्पष्ट होता है? देखिए, हाँ जी, ओके, एक मिनट। देखिए, कोविड-19 महामारी के दौरान बच्चों में जब तनाव प्रदर्शन कर रहे थे, नकारात्मक रूप का प्रभाव कर रहे थे, तो कौन सा संबंध स्पष्ट है इसमें? बिल्कुल, यानी कि बच्चे के पढ़ाई पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा था जब कोविड-19 आया था, तो संज्ञान यानी कि कॉग्निशन पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा था, और बच्चे के इमोशन संवेगों पर भी प्रभाव पड़ा था। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यह किसका उदाहरण है? बताएंगे आप किसका उदाहरण है यह, बताएंगे आप लोग। ठीक है, क्या ये जेंडर प्रासंगिकता का उदाहरण है, या जेंडर भेदभाव का है, या जेंडर रूढ़िवादिता का सिद्धांत है, या जेंडर स्थिरता का सिद्धांत है? बताएंगे आप लोग। लड़के गुड़िया से नहीं खेलते, लड़के गुड़िया से नहीं खेलते, यह प्रतिक्रिया बच्चे की कैसी थी? तो क्या प्रदर्शित कर रहा है बच्चा? लैंगिक रूढ़िवादिता प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है छात्रों के प्रदर्शन को एक दूसरे से तुलना करना। ऑप्शन नंबर बी है छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना। या ऑप्शन नंबर 3 है आपका छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना। या ऑप्शन नंबर 4 है आपका, ऑप्शन नंबर 4 है छात्र को किसी विषय और सफल और विफल घोषित करना। बताएंगे सतत और व्यापक मूल्यांकन का सबसे ज्यादा उद्देश्य क्या है? सतत और समग्र मूल्यांकन या व्यापक मूल्यांकन एक ही बात है, बताएंगे। सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है, क्यों किया जाता है? बिल्कुल, क्या सतत और व्यापक मूल्यांकन छात्रों के प्रदर्शन को एक दूसरे से तुलना किया जाता है कि तू गंवार है, ये होशियार है, तो गलत बात हो गई। ठीक है, छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इनके अनुसार रूपांतरित करना। भैया ये हो सकता है, स्टार लगा लेंगे। आगे पढ़ लेते हैं प्रश्न, क्या पता और सही हो। छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना, अलग अलग बांटना, ये तो गलत बात हो गई। या छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना, क्या यह सतत मूल्यांकन का उद्देश्य है? क्या यह व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है? गलत बात। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को क्या होना चाहिए, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, इसमें शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, या ऑप्शन नंबर सेकंड है समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, या ऑप्शन नंबर थर्ड है अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विषय करना चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी है अन्वेषण निर्धारित व खोज आधारित होना चाहिए। बता क्या आपका सेकंड थर्ड फोर्थ सही है? क्या आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड सही हैं? क्या फर्स्ट सेकंड फोर्थ सही हैं, या चारों ही आपके ऑप्शन सही हैं? बताएंगे कौन सा वाला? हाँ जी, बताएंगे कौन सा वाला सही है आपका इसमें? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक को केवल, जहां पर केवल मात्र ही मिल जाए देखते ही काट दो, गलत होगा आपका, ठीक है। समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बच्चे की जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं बच्चे को, उनको सॉल्व करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, क्या? बिल्कुल करना चाहिए समालोचनात्मक चिंतन का विकास, ये भी सही है और ये भी सही है। अन्वेषण निर्धारण और खोज पर आधारित होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बच्चों को प्रयोगात्मक वर्क सिखाएंगे, खोज पर आधारित पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सेकंड थर्ड और फोर आपके बिल्कुल राइट आंसर है। ये ऊपर वाला कैसे गलत हो गया? केवल, केवल ही मात्र हमारे नेगेटिव होते हैं, उन्हें नहीं लेना। तो सेकंड थर्ड फोर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। पियाजे के अनुसार भाषा का विकास खाली जगह से खाली जगह तक होता है, कहाँ से कहाँ तक? क्या निजी से व्यक्तिगत तक होता है, या निजी से सामाजिकृत तक होता है, या आत्म केंद्रित से सामाजिक होता है, या सामाजिक से आत्म केंद्रित होता है? बताएंगे पियाजे के अनुसार भाषा विकास से कहाँ तक होता है? हाँ जी, बिल्कुल। कहाँ तक होता है? पियाजे के अनुसार जो विकास होता है ना, वो आत्म केंद्रित से समाज तक होता है। यानी कि वो कहते हैं कि पहले तो बच्चे का आत्म केंद्रित, यानी कि पहले तो विकास होगा, देन कि वो समाज में जाएंगे, उसके बाद वो भाषा सीखेंगे समाज से। तो पहले क्या है? आत्म केंद्रितता आएगी बच्चे में, आत्म केंद्रित होंगे, अपने विकास को करेंगे, देन उसके बाद समाज से मिलेंगे जुलेंगे, भाषा अर्जित करेंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों का उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों चित्रों का क्या उद्देश्य हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए है पाठ्य पुस्तक को आकर्षित बनाना, ऑप्शन नंबर बी है पाठ्य पुस्तक को रंगीन बनाना, ऑप्शन नंबर थर्ड है विचारों तथा संकल्पनाओं का को समझना, या ऑप्शन नंबर डी है कहानी को समझना। बताएंगे प्राथमिक स्तर पर चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? चित्र देखिए, ऐसे नोटबुक देखी होंगी आपने बच्चों की, इधर साइड चित्र लिखे होते हैं, इधर साइड लिखा होता है उसके बारे में, ठीक है। लेकिन बुक कैसी होती है? चित्रात्मक होती है। क्यों होती है? क्या पाठ्य पुस्तक को आकर्षित बनाने के लिए, जिससे कि बुक आकर्षित लगे? गलत बात है। पाठ्य पुस्तक को रंगीन बनाने के लिए, कहानी को समझने के लिए, विचारों तथा संकल्पनाओं को समझने के लिए। बिल्कुल मेरे भाई, विचारों तथा संकल्पनाओं को समझने के लिए ही वो चित्र बने होते हैं, जिससे कि बच्चा चित्रात्मक भाषा पढ़ सके। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है वाचन कौशल को विकसित करने का महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? वाचन कौशल को विकसित करने का स्पष्ट तथा शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर बी है वाणी को मीठा और सुरीला बनाना, ऑप्शन नंबर थर्ड है संदर्भ तथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलना, या ऑप्शन नंबर फोर डी है उतार चढ़ाव तथा लय से बोलने का अभ्यास करना। बताएंगे कौन सा वाला सही है? वाचन कौशल को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण पहलू।
बिल्कुल। ये कौन सा होता है? संदर्भ तथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलना, यानी कि यही होता है वाचन कौशल को विकसित करने का पहलू। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गृह कार्य के संबंध में सही है? गृह कार्य अभिभावकों को सम्मिलित करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। ऑप्शन नंबर टू बी है, गृह कार्य पढ़ाई गई संकल्पनाओं को विस्तार तथा अभ्यास होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है, प्रत्येक शिक्षक को शिक्षार्थी को प्रतिदिन गृह कार्य देना चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी है, गृह कार्य शिक्षार्थी को व्यस्त रखने का एकमात्र साधन है। बिल्कुल कौन सा सही है? गृह कार्य पढ़ाई गई संकल्पनाओं का विस्तार तथा अभ्यास होने का, यानी कि रिवीजन कराने का तरीका है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत में प्रक्रिया का तत्व नहीं है। क्या त्रुटि नहीं है, पुनर्वलन नहीं है, अभ्यास नहीं है, श्रृंखलाबद्धता नहीं है? बताएंगे कौन सा वाला? थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत में प्रक्रिया का तत्व कौन सा नहीं है? क्या प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत नहीं है? बिल्कुल है, प्रयास भी है। यानी कि प्रयास का मतलब होता है अभ्यास, जैसे प्रयास है अभ्यास भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या प्रयास नहीं है, त्रुटि नहीं है, पुनर्वलन नहीं है, सब कुछ है, श्रेणीबद्धता नहीं है, यानी कि क्या तत्व नहीं है? श्रेणीबद्धता ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? दोबारा सुनेंगे। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई परिस्थिति में भी अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? क्या यह सीखने की प्रक्रिया का बहुविधि अनुक्रिया का नियम है, या सीखने की क्रिया का अभ्यास का नियम है, या सीखने की क्रिया का सादृश्यता का नियम है, या ऑप्शन नंबर डी है, सीखने की प्रक्रिया का प्रभाव का नियम है? हाँ जी बिल्कुल। तो क्या होता है, अतीत के समान परिस्थितियों में की गई प्रक्रिया, यानी कि उसने कुछ पहले भी कुछ किया है और अब भी कर रहा है, यानी कि पहले के समान जो अनुक्रिया करता है उसे सादृश्यता का नियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई परिस्थितियों में अनुक्रिया करना ही सादृश्यता का नियम होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रेरणा, लक्ष्य, वातावरण या अभ्यास? बताएंगे प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बताएंगे आप लोग कौन सा वाला सही होगा आपका? प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या प्रेरणा है? सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में? सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास को बताया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखेंगे, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का आलोचनात्मक कथन क्या है? प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत दिया गया था उसका आलोचनात्मक कथन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आपका, अभ्यास द्वारा गणित, नृत्य, संगीत, टंकण आदि सीखने में यह सिद्धांत उपयोगी है। क्या अभ्यास का नियम गणित वगैरह को सीखने में उपयोगी है? ऑप्शन नंबर बी है, यह सिद्धांत बार बार अभ्यास द्वारा रटने की प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है। या ऑप्शन नंबर सी है, छोटे बच्चों की आदतें, दृष्टिकोण और रुचियों के विकास में यह सिद्धांत सहायक है। या ऑप्शन नंबर डी है, मंदबुद्धि बालकों का अधिगम इस सिद्धांत द्वारा किया जा सकता है। बताएंगे आप लोग प्रयास एवं त्रुटि का आलोचनात्मक कथन कौन सा है? बताएंगे इसका आंसर। बिल्कुल, प्रयास एवं त्रुटि का क्या होता है, बार बार किसी चीज को पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे तो क्या हो, उसे एक रटंत प्रणाली सी आ जाती है। यानी कि यह सिद्धांत बार बार अभ्यास द्वारा रटने की प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली की भूख ने किसका कार्य किया था? प्रेरणा का, लक्ष्य का, सफलता का या चालक का? बताएंगे थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली की भूख ने किसका कार्य किया था? ऑप्शन नंबर ए है, क्या प्रेरणा का कार्य किया था? ऑप्शन नंबर बी है, क्या लक्ष्य का कार्य किया था?
ऑप्शन नंबर सी है क्या चालक का कार्य किया था, ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑप्शन नंबर सी है सफलता, या ऑप्शन नंबर डी है आपका चालक का काम किया था। बिल्कुल, किसका काम किया था, चालक का। ठीक है। ओके, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में थॉर्नडाइक के जो बिल्ली की भूख ने किसका काम, चालक का काम किया था, आवश्यकता का काम किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अधिगम के बंध सिद्धांत यानी कि बॉन्ड थ्योरी के प्रवर्तक कौन है आपके बंध सिद्धांत के। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है क्या कोहलर साहब हैं बंध सिद्धांत के प्रवर्तक, क्या बी.एफ. स्किनर साहब हैं, क्या पावलोव साहब हैं, क्या थॉर्नडाइक साहब हैं। बताएंगे आप लोग अधिगम के बंध सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं। बॉन्ड थ्योरी किसने दी है अधिगम की, बिल्कुल किसने दी है, थॉर्नडाइक ने दी है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है, बंध सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक साहब हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे, तत्परता का नियम सूचक है किसका, क्या कार्य की प्रवृत्ति का सूचक है, क्या त्रुटि प्रवृत्ति का सूचक है, या अभ्यास प्रवृत्ति का सूचक है, या मूल प्रवृत्ति का सूचक है। बताएंगे तत्परता का नियम किसका सूचक है। बिल्कुल, अगर हम किसी काम को करने के लिए तत्पर हैं तो वो हमसे बहुत जल्दी आएगा, तो किसका कार्य प्रवृत्ति का सूचक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 8, अध्यापक अपनी संपूर्ण विषय सामग्री के छोटे छोटे भागों में अधिगम को किस नियम पर आधारित करा रहा है। ठीक है, क्या मनोवृत्ति के नियम पर आधारित करा रहा है। ऑप्शन नंबर बी है क्या आंशिक क्रिया के नियम पर, ऑप्शन नंबर थर्ड है तत्परता के नियम पर, या ऑप्शन नंबर 4 है प्रभाव के नियम पर। बताएंगे अधिगम को छोटे छोटे भागों में बांट कर पढ़ा रहा है यानी कि सामग्री को छोटे छोटे भाग कर रहा है, तो ये किसका नियम है। बिल्कुल, किसका नियम होता है जब संपूर्ण विषय के छोटे छोटे भाग होते हैं, तो ये होता है आंशिक क्रिया का नियम। इसे ही विश्लेषण सिद्धांत भी कह सकते हैं। कौन सा, विश्लेषण सिद्धांत भी, विश्लेषण नियम भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होता है। आंशिक क्रिया के नियम में क्या होता है, जो किसके जो इनके गौड़ नियम है, किनके इनके जो गौड़ नियम है किसके, थॉर्नडाइक साहब के गौड़ नियम में होता है एक आंशिक क्रिया का नियम। तो उसमें क्या होता है, विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटकर पढ़ाया जाता है। यही आपका एकदम राइट आंसर है। प्रश्न है, सफल होने से बढ़कर कोई तत्परता नहीं, यह कथन थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है। बताएंगे आप लोग, सफल होने से बढ़कर कोई सफलता नहीं, यह कथन थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है। क्या मनोवृत्ति के नियम पर आधारित है, क्या आंशिक क्रिया के नियम पर आधारित है, क्या तत्परता के नियम पर आधारित है, या ऑप्शन नंबर डी प्रभाव के नियम पर आधारित है। बताएंगे आप लोग, सफल होने से बढ़कर कोई सफलता नहीं, यह थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है। बिल्कुल बताएंगे कौन से वाले नियम पर आधारित है आपका। बिल्कुल, ये मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, ये हैं थॉर्नडाइक के गौड़ नियम। कौन से नियम है, गौड़ नियम है, 5 गौड़ नियम और 3 मुख्य नियम बताए थे उन्होंने। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये 3 मुख्य नियम हैं इनके। ठीक है, तो उन्होंने बताया था सफल होने से बढ़कर कोई सफलता नहीं, ये प्रभाव का नियम कहता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 10, धीमी गति से सीखने वाले बालकों को के अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत कौन सा है। क्या थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, क्या हल का सिद्धांत है, थर्स्टन का सिद्धांत है, कोहलर का सिद्धांत है। बताएंगे धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए किसका सिद्धांत है। बिल्कुल किसका सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है, निम्न में से क्या अध्यापक को लागू नहीं करना चाहिए। क्या ऑप्शन नंबर ए है क्या छात्रों को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित करना चाहिए, क्या यह लागू नहीं करना चाहिए। या ऑप्शन नंबर बी है
छात्रों को नई चीज़ें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। या ऑप्शन नंबर सी है उचित अभ्यास तथा ड्रिल कार्य किए जाने चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी है जहाँ तक हो अध्यापक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप से करने की कोशिश करनी चाहिए। बताएंगे अध्यापक को क्या लागू नहीं करना चाहिए। बताएंगे। बिल्कुल, जहाँ तक हो सके अभ्यास को सही दिशा में प्रयोग किया जाना चाहिए, पुरस्कार को, बिल्कुल सही बात है। उचित अभ्यास और ड्रिल कार्य दिए जाने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, छात्रों को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य सीखने हेतु सही प्रेरित करना चाहिए, ये भी बिल्कुल बात है, सही बात है। छात्रों को नई चीज़ें सीखने हेतु खोज विधि के लिए क्या करना चाहिए, उन्मुख या विमुख? उन्मुख किया जाना चाहिए। बताएंगे कौन सा वाला सही है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। हल सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है? सीखने की व्याख्या से, सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से, ध्येय क्रमोरोह से, या ऑप्शन नंबर थर्ड है सीखने की पुनः व्याख्या। बिल्कुल, कौन सा सही है बताएंगे आप? किससे संबंधित है? सीखने की सबलीकरण की प्रक्रिया से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो भैया आप लोगों की क्लास आज यहीं तक रहेगी। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।